अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सर। मैम ये ऊप जो पढ़ रहे हैं आप, इसके बारे में तो बताइए, ऊप क्यों हम पढ़ रहे हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे अगर ये हम कर लेंगे क्लियर वगैरह, तो इस तो आपने बताया नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर ऐसा इस क्वेश्चन के लिए। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये हमने दो दिन रखे थे फंक्शंस के लिए, लेकिन वो डिस्कशन वगैरह में 4 दिन लगे हैं। तो ये हमने फंक्शंस इसलिए डिस्कस किए थे ताकि एक बेसिक बन जाए। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं, तो फंक्शंस का पता होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को। इसलिए एक हमने इंट्रोडक्शन से भी पहले हमने फंक्शंस रखा था। ये हम आज इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम कल प्रोग्राम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। अगर कोई बताना चाहे इस प्रोग्राम के बारे में कि हम बना के नंबर फाइंड करना था हमने यूजिंग रिकर्जन, किसने अटेम्प्ट की हो या कुछ बताना चाहे इसके बारे में तो ठीक है, यू आर वेलकम, वरना मैं खुद ही यहाँ पे करने लगी हूँ। ओके, फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में कोई बताना चाहेगा कि ये एक्चुअली क्या होता है? मैम ये सीरीज ऑफ सीक्वेंस होता है जिसमें हम प्रीवियस टू को ना ऐड करके जमा हाँ, करके उसको डिस्प्ले करते हैं, आप प्रीवियस टू काइंडली नंबर। काइंडली यहाँ पे इसके नंबर्स लिखवा सकते हैं ताकि हम जब प्रोग्राम लिखें तो हमें पता हो कि हमारा प्रोग्राम ठीक आउटपुट दे भी रहा है या नहीं। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 और 34 और इस तरह से। अप टू सो ऑन, ये इनफिनाइट नंबर तक जाते हैं। तो इसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। प्रीवियस टू को मिला के हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। यानी अच्छा, जो जीरो नंबर होता है ना, ये इसको आई थिंक कहते हैं कि ये जीरो नंबर ही है। फर्स्ट नंबर 1 है, सेकंड नंबर भी 1 है, थर्ड नंबर 2, फोर्थ नंबर 3 और फिफ्थ नंबर 5 है। इस तरह से फॉर्म। अब हमने प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि उन्होंने कहा है कि n नंबर है, अब n की वैल्यू हम फंक्शन को कॉल करते हुए देंगे। तो कोई भी nth वैल्यू है, इस वैल्यू इस नंबर पे कौन सी वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 6, n की वैल्यू है 6, तो इस सीक्वेंस में हम देखेंगे 6 नंबर पे क्या वैल्यू है। 6 नंबर पे वैल्यू है 8, तो हमारे पास आउटपुट में 8 आना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम हमने बनाना है। कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं और मैं प्रोग्राम का नाम फिबोनाची ही लिख रही हूँ, और पैरामीटर इसको पास करेंगे। इंडेंटेशन लगा के हम फंक्शन की बॉडी में आके, अब फंक्शन हमने इस तरह से बनाना है कि अगर कोई मैथ का स्टूडेंट हो तो वो मुझसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेगा इसको कि फिबोनाची सीक्वेंस में से कोई नंबर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ऐसा होता है कि एफ ऑफ एन फाइंड करने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। अगर हम इसको वैसे थ्योरेटिकली देखें तो भी n माइन जो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके पिछले दो को ऐड करना है। तो n माइनस 1 उससे पीछे वाला 1 और n माइनस 2 उससे पीछे वाला 2, 2 नंबर पीछे वाला। और इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो 0th नंबर पे 0 है, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ n है हमारे पास 0, हमें रिटर्न करवा दें 0। उसके बाद हमें देखना है कि ये भी प्री डिफाइंड है कि फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे नंबर 1 है। तो एलिफ सेकंड कंडीशन हम लगा रहे हैं n इक्वल्स टू है 1 के, या फिर n इक्वल्स है 2 के, तो हमें रिटर्न करवा दे 1। ये तो एक बेसिक सी चीज है, यानी कि प्राइमरी चीज है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद बाकी जो वैल्यूज हैं उनके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे कि अगर इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, 0 1 या 2 नहीं है, तो एल्स क्या करें, एल्स आप कर दें रिटर्न फिबोनाची n माइनस 1 प्लस n माइनस 2। रिटर्न की स्पेलिंग मिस्टेक है।
ओके अब इस चीज को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ये उस फंक्शन का नाम है जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है। अब उसी फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये रिकर्सिव अप्रोच बन रही है। जब हम इसको कॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नंबर 5 मैं देती हूँ, इसको रन करके देखते हैं, इसने में आउटपुट 5 दिया। अगर आप इसको काउंट करें, 0 को 0 ही आपने कंसिडर करना है, इस 1 से स्टार्ट करना है, तो 5th नंबर पे 5th है। अगर हम लिखते हैं 6 तो 8 हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब 7 लिखने पे हमारे पास 13 आना चाहिए, 13 आ गया। इस प्रोग्राम में तो कोई इशू नहीं, इसको हम लोग ड्राई रन भी करते हैं कि क्योंकि आई थिंक यही स्टेप समझने वाला है यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हम इसको ड्राई रन करेंगे तो पता चलेगा हमारे पास सोल्यूशन कैसे आ रहा है। अभी तक इस प्रोग्राम में तो किसी को इशू नहीं है कोई, अगर इशू है तो अभी बता दें। नो मैम। ऑलराइट, इस प्रोग्राम को ड्राई रन कौन करवाएगा कि हर स्टेप में क्या हो रहा है और क्या क्या सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है। जैसे हमने वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सॉरी फैक्टोरियल का किया था, ड्राई रन किया था ना हमने, मैम हमना ने भी करके दिखाया था। आप पार्टिसिपेंट्स में से कोई इस प्रोग्राम को ड्राई रन करना चाहते हैं? सर एहसन या सर हैदर अली भट्ट, आप लोग करवाना चाहते हैं ड्राई रन? ड्राई रन किस तरह मैम? मतलब एक एक ड्राई रन से मेरी मुराद ये है कि हम प्रोग्राम को समझें कि एन की वैल्यू हमने जब 7 दी है तो इफ और एलिफ की कंडीशन फॉल्स एल्स में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक स्टेप आपने जैसे नोटबुक पे हम समझ रहे होते हैं ना कि अच्छा इस स्टेप में ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहा होगा। उसको प्रोग्राम को हम समझने के लिए ये टर्म यूज करते हैं ड्राई रन। ओके मैं करती हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोग कीजिएगा। करवाऊं? जी सर। सबसे पहले 7 दिया इनपुट, ये इधर ऊपर जाएगा फंक्शन में, ये डेफ फेबोनाची एन। समझ आ रही है? आप लोग रिस्पॉन्स भी करते हैं अगर समझ ना आए तो। जी सर। ये 7 ऊपर जाएगा, फिर ये इफ की कंडीशन में चेक होगा, इफ 7 इक्वल टू 0 ये कंडीशन फॉल्स है, फिर एल्स की कंडीशन चलेगी, ये भी फॉल्स है, वो रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, फिर वो नीचे आएगा, जब ये दोनों नहीं चलेंगी तो एल्स की कंडीशन चलेगी, फिबोनाची n-1, 7 - 1 6 प्लस 7 - 2 ये 5 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, अब ये कंडीशन चलेंगी F6 और F5। मैम ऐसे ही है? तो फिर इस हिसाब से तो 11 आना चाहिए, अगर वो 6 नहीं, है और ये 5 है। एक मिनट। मैं बताऊं, इसमें दोबारा रिकर्सिवली कॉल होगा फंक्शन, फिर वो फंक्शन की डेफिनेशन में चला जाएगा। अच्छा, ये जो 6 है ये दोबारा ऊपर जाएगा 5, फिर ये इसी तरह कंडीशन चेक होती रहेगी। 5 इज इक्वल टू 0 रिटर्न, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर इसी तरह 5 इज इक्वल टू 1 और 5 इक्वल टू 2, ये भी दोनों फॉल्स हो जाएंगी, फिर वो ये एल्स की कंडीशन में आएगा 6। यहाँ से अब इधर 6 पड़ा है, रिकॉल कैसे हुआ? F6 है ना, ये कंडीशन फंक्शन दोबारा चल रहा है, ये रिटर्न फिबोनाची F6, अब इधर 6 पड़ा हुआ है, ये 6 दोबारा, ये दोबारा फंक्शन कॉल होगी। समझ आई? नहीं आई? नहीं सर। मैम आप इसको पाइथन ट्यूटर पे डिबगर पे रन करा के दिखा दें, उससे एक एक चीज की समझ आ जाएगी कि कैसे वैल्यू जा रही है। ये फंक्शन, चलो ठीक है। फिर सर आप सर उस है ना, आप उस पे जो है ना उसको ड्राई रन कर दीजिएगा।
मैम इधर से ही समझा देता हूँ, इधर आसानी से समझ आ जाएगी। ओके सर, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। सबसे पहले 7 दिया है, 7 गया है इस जगह पे, ठीक है, वो चेक हुआ है, इस कंडीशन में ये कंडीशन फॉल्स है, फिर एल्स इफ में आया, ये भी कंडीशन फॉल्स है, फिर वो एल्स में आ गया, एल्स में इधर 7 पड़ा है, 7 7 माइनस 1, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल होगा, क्योंकि फिबोनाची 6, अब ये दोबारा कॉल हुआ है, ये 6 अब इधर जाएगा, 6 दोबारा चेक होगा, 6 इक्वल इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा, फिर वो 6 इधर आ जाएगा। अब 6 माइनस 1 ये 5 हो जाएगा, इसी तरह ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये 5 इस जगह पे जाएगा, ये इधर, फिर ये चेक होगा, ये भी कंडीशन फॉल्स है, फिर एल्स इफ भी फॉल्स हो जाएगी, फिर इसमें आ जाएगा, अब ये जो 5 था ये 4 हो जाएगा, और ये 3, फिर ये 4 इधर ऊपर जाएगा, 4 चेक होगा, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, फिर इधर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 वापस जाएगा, 3 ये कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स, अब फिर इधर आया है, ये अब 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2, 2 ऊपर गया है, 2 चेक हुआ है, ये फॉल्स हो गया है, एल्स इफ भी फॉल्स, अब इधर आया, अब हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये चेक हुआ है, 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है, 1 इक्वल इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब ये 1 रिटर्न कर देगा, और दोबारा 0 पे 1 रिटर्न करेगा, तो ऐसे ही होगा। जी सर, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर इस्लाम। मैम आपने थर्ड आंसर कृषि कैसे है? ओके, मैं अब इसको, आप लोगों को जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, जो कंफ्यूजन हो रही है वो इसको समझने में हो रही है। आप लोगों को इस चीज की तो समझ है ना, फिबोनाची के अंदर हमने तो 7 दिया, इसका एक्चुअली क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसको एक आर्गुमेंट देके, और वो आर्गुमेंट है 7, जिसकी वैल्यू ये वाला पैरामीटर स्टोर कर लेगा। अब अगर आप लोग इस चीज को देखें, क्या ये भी सेम ही चीज नहीं? फंक्शन को कॉल किया है एक आर्गुमेंट देके, और वो आर्गुमेंट है कि n की जो भी वैल्यू है जो कि यहाँ से लेगा, उसमें से एक माइनस कर दो, तो इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करो वो वाला आर्गुमेंट देके। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। अगर मैं इसको विजुलाइजर में आप लोगों को दिखाऊं, ओके, सबसे जब ग्रीन लाइन का मतलब है कि हमारी लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, और रेड एरो का मतलब है कि अब इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। फंक्शन क्रिएट हो गया, ग्लोबल फ्रेम का फंक्शन, ग्लोबल भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन क्रिएट होगा तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फंक्शन की बॉडी में तब तक नहीं जाता प्रोग्राम जब तक फंक्शन कॉल ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप था फंक्शन को कॉल करने का। जब कॉल हुआ तो n के पास वैल्यू आ गई 7, जो ये 7 वैल्यू थी ये स्टोर हो गई इस वेरिएबल n में। ओके, उसके बाद कंडीशन चेक की, वो फॉल्स निकली तो उसकी बॉडी में भी नहीं जाएगा। एलिफ कंडीशन चेक की, वो भी फॉल्स हुई स्टेटमेंट एलिफ की, तो उसकी भी बॉडी में नहीं जाएगा, तो उसने एल्स में ऑटोमेटिकली चला गया। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करने के लिए फंक्शन को दोबारा कॉल किया जा रहा है, वो भी 2 दफा। फिबोनाची की वैल्यू, फिबोनाची फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया अगेन n-1 वैल्यू देके, यानी 6 वैल्यू देके। जब ये कॉल हुआ तो आगे वाली लाइन पे अपने गया, ऑटोमेटिकली वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर अब जाएगा, चेक करेगा n की वैल्यू 0 नहीं है, एलिफ में जाएगा 1 और 2 भी नहीं है, तो फिर रिटर्न में आ गया। रिटर्न में आके उसने फिर से कॉल कर लिया n-1 करके, और यहाँ पे देखें 6 क्योंकि वैल्यू थी तो वो कॉल हो गया, n की वैल्यू 5 हो गई। अभी तक इस पॉइंट पे भी नहीं पहुंचा प्रोग्राम, दोबारा 5 की वैल्यू आ गई,
वो फंक्शन की डेफिनेशन पे चला गया, इफ एलिफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स की कंडीशन पे आके अगेन फंक्शन को कॉल कर दिया गया है n-1 यानी कि n की वैल्यू 4 दे के। अगेन ये तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों केस इफ और एलिफ में से कोई एक केस ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये दो केसेस ही ऐसे हैं जिनमें फंक्शन को कॉल नहीं किया जा रहा, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न की जा रही है, तो इसको हम बेस केस भी कह सकते हैं। 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से n-1 पे जब कॉल होगा तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे देख लें, जब n की वैल्यू 2 होगी अगेन वो सारे स्टेप में आएगा। अब एलिफ में जब आ रहा है और एलिफ की वैल्यू ट्रू होगी, एलिफ की स्टेटमेंट के n1 के इक्वल है या फिर n2 के इक्वल है, तो उसने रिटर्न कर दिया 1। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और रिटर्न वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल गई। रिटर्न वैल्यू जब हमें 1 मिल गई तो यहाँ पे आपको याद होगा कि आधी स्टेटमेंट हमारी रहती थी, तो इसने उस स्टेटमेंट में जब गया और देखा कि अब n-2 हमने n की n में से 2 निकाल के अगेन फंक्शन को कॉल करना है, तो n की वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू कौन सी मिली थी, वही जो जहाँ पे n की थी जो हमने कॉल की थी फंक्शन में, इस वैल्यू में जो चेंजेस होती रही इसमें नहीं हुई थी, तो ये 7 - 2 यानी कि 5। और उसने चेक किया, यहाँ से कहाँ चाहता जा रहा है, इसके बाद आ ही नहीं रहा, इधर शो नहीं हो रहा क्या हो रहा है, तो उसकी वैल्यू अगेन 2 - 2 हो जाएगी 5 से, फिर 3 पे जाएगा, फिर वो जाएगा जब 1 पे तो अगेन रिटर्न कर देगा 1। ओके, रिटर्न वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई है। 3 कैसे आई थी, पहले 7 था तो 7 - 2 पे जब गया 7 - 2 करके कॉल किया तो वो 5 हो गया था, फिर 5 के लिए अगेन इसमें आया तो 5 - 2 करके कॉल किया था तो 3 हो गया, 3 के लिए अगेन इसमें आया और रिटर्न वैल्यू अगेन फंक्शन कॉल, let it end for a while। मैम हम ना यहाँ पे वो टोटल सारा क्यों नहीं शो हो रहा, क्या वैल्यूज है विजुअलाइजर में? मैम वो एट द एंड जाके शो होगा, अभी प्रोग्राम जो हमारे पास रन हो रहा है 127 टोटल्स के स्टेप्स थे। वो फिर लंबा मजीद हो गया। क्योंकि वो जो एक स्टेप था ना वो आइटरेट बार बार हो रहा था, जिसकी वजह से ना हमारे पास यहाँ तक आ रहा था। हम एंड इसकी वैल्यू कम, एट द एंड बेस केस पे जाके वो रुक जाएगा जब वो सारा अपनी आइटरेशन खत्म करेगा। पहले तो हमारे पास n-1 का होता रहा और उसने फिर एंड पे रिटर्न कर दिया 1, उसके बाद वापस के n-2, फिर से रिटर्न एक 1 हुआ, फिर 2 अगेन। ओके, अगर यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग मजीद हो गया क्योंकि जिस रिकर्जन में बहुत लंबी स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जब ये वैल्यू सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ, 7 से हम लोग वहाँ यहाँ पे 5 करते हैं, जब 5 कर रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, ये तो आपको पता है इफ एलिफ में नहीं जाएगा एस में जाएगा, एस में गया तो फिबोनाची n-1 जाने के 4। अब मैं सिर्फ एफ लिख रही हूँ ताकि ज्यादा टाइम लगे, और n-2 यानी कि 3। अब इस वैल्यू को जब वो सॉल्व करने का सोचेगा तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, उसकी वैल्यू एफ की वैल्यू 4 देखो तो ये दोबारा फंक्शन के अंदर जाएगा। अब n की वैल्यू इसके पास 4 है, 4 की अगर हम देखें तो अगेन एस में आना पड़ेगा, और एस में आके क्या है कि फिबोनाची n-1 प्लस n-2, तो f की वैल्यू 4 में n-1 यानी कि 3 प्लस f n-2 यानी कि 4 - 2 2। इज इट अब हम इन चीजों को सॉल्व करते हैं इससे पहले कि बाकी सारा होता जाए। f की वैल्यू जब 3 को वो सॉल्व करेगा तो फिर क्या होगा, अगेन एस में आ जाएगा और इसमें n-1 और n-2 है, n-1 है हमारे पास 2 और n-2 है हमारे पास 1।
3 की केस में। अब जब 2 को वो करेगा सॉल्व, तो 2 की वैल्यू जब हमारे पास n इक्वल्स टू 2 है तो रिटर्न कर देगा 1। और f जब 1 है, f ऑफ 1, तो वो भी एलिफ की कंडीशन ट्रू हुई है और रिटर्न कर देगा 1। और उसके बाद अब आप लोगों को याद हो कि यहाँ पे हमने ये भी सॉल्व करना था, तो इसके लिए हम लोग साथ साथ सॉल्व करते हैं। हमने वो वाला सॉल्व किया था और यहाँ पे भी हमने 2 का सॉल्व करना है अभी। जस्ट गिव अ मिनट, गिव अ सेकंड, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। जब f की वैल्यू f ऑफ 2 थी तो यहाँ पे 1 आ गया था, बिकॉज एल्स में एलिफ कंडीशन में है कि जब n की वैल्यू 2 हो तो रिटर्न कर दे 1, और सेम आ जाएगा नीचे। इसके बाद यहाँ पे था हमारा, जी मैम। मैम 2 पे भी 1 नहीं आएगा? हाँ जी 1 आएगा, इसलिए मैंने नीचे 1 लिखा है। f ऑफ 2 के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप ये, मैं इसीलिए इंटेंडेशंस लगा रही हूँ कि पता चले इसके नीचे ये आ रहा है, इसको सॉल्व करके। और ये जो +1 है ये एज इट इज आ जाएगा इधर भी, और ये वाला +1 भी एज इट इज आ गया। Sorry. जब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी 1 1 1 1 1, तो फिर इसका सोल्यूशन दे देगा वो 5। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ। 5 हमने नंबर दे दिया, उसने एल्स की कंडीशन में गया, एल्स में जाके उसने देखा कि यहाँ पे अगेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल एफ फिबोनाची फंक्शन, और n की वैल्यू जो पैरामीटर था उसका वो n-1 यानी कि 4, प्लस सेकेंडली हमारा दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि फंक्शन को कॉल करो पैरामीटर 3 देके यानी कि n-2। अब इस स्टेप में उसने कहा कि 2 दफा फंक्शन को कॉल करो। पहली दफा जब हमने कॉल करना था f ऑफ 4 की वैल्यू थी हमारे पास, तो 4 यहाँ पे गया, इफ की कंडीशन नहीं थी, एलिफ कंडीशन नहीं थी, अगेन एल्स में जाके फिर से 2 दफा कॉल किया। 4 के बाद एक दफा ये कॉल किया और एक दफा ये कॉल किया, n-1 4 -1 3 और 4 - 2 2 एज इट इज आ गया। अब इस वाले स्टेप को मैं बाद में करूंगी, पहले ये कर लेते हैं। अब इसमें 3 और 2 दोबारा 2 दफा कॉल करने को कहा। उसने जब फर्स्ट टाइम कॉल किया 3 को 3 की वैल्यू के साथ, तो अगेन इफ एलिफ के बजाय एल्स में जाएगा और फिर से 2 दफा कॉल हुआ, n-1 यानी 3 - 1 2 और n-2 3 - 2 = 1, इस तरह से। और यहाँ पे क्या होता कि f ऑफ 2 की वैल्यू जब थी, यहाँ पे उसने इसको कॉल किया, तो अच्छा इसी पे रहते हैं। जब f की वैल्यू हमारे पास पैरामीटर 2 है, तो अगेन उसके साथ जब कॉल करेगा तो एलिफ कंडीशन ही ट्रू हो गई है। एलिफ कंडीशन थी कि हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न कर दे 1, 1 रिटर्न कर दिया। ये वाला जब कॉल उसने दोबारा किया फैक्टोरियल फंक्शन को, फिबोनाची फंक्शन को, और पैरामीटर 1 देके, तो फिर एलिफ कंडीशन ट्रू हुई, n की वैल्यू 1 थी तो उसने रिटर्न कर दिया 1। अब ये वाला जो कॉल था, फंक्शन को कॉल किया था पैरामीटर 2 देके, जो कि पैरामीटर 4 के साथ ही आया था, तो अगेन एलिफ कंडीशन इसमें भी हो गई थी फुलफिल, तो 1 रिटर्न किया, ये वाला 1 एज इट इज नीचे आ गया। और ये वाला जो 3 जब था, f की वैल्यू 3, इसके साथ हमारे पास ये वाली जो वैल्यू पहले आई थी n-2 से 5 - 2 = 3, उसकी कंडीशन में जब उसने कॉल किया, एल्स कंडीशन हुई, एल्स स्टेटमेंट रन हुई, तो n-1 2 के साथ वैल्यू फंक्शन को दोबारा कॉल किया, और n-2 यानी 1 के साथ फंक्शन को दोबारा कॉल किया। 2 की केस में भी 1 आ गया और 1 की केस में भी 1 आ गया। एंड पे जब इन सब सॉल्यूशंस को हमने ऐड करना है, सब रिटर्न वैल्यूज को, तो एंड हमारे पास सॉल्यूशन 5 आ जाएगा। कुछ मैम समझ एक आ गया क्वेश्चन है। आपको? ये फर्स्ट वाला स्टेप तो समझ आ गया कि रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2,
ये एक ही दफा एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमारे पास ये जो आपने इसको बार बार एग्जीक्यूट किया, ये वाली मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। सर आपने वन रिकर्जन टाइम का टॉपिक पढ़ा था जब हमने रिकर्जन डिस्कस किया था? आई वाज मिस द लेक्चर में, वो वाला। कि वो इसी वजह से एक्चुअली हमारे पास एक कंसेप्ट होता है रिकर्जन। रिकर्जन ये होता है कि एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा होता है बार बार। अब आप देखें सिंपल इस लॉजिक को, इस प्रोग्राम को स्पेसिफिकली छोड़ के देखें तो क्या एक फंक्शन है कोई, उसको पैरामीटर मिल रहा है और ये फंक्शन की बॉडी है। ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन की बॉडी में फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं कोई ना कोई आर्गुमेंट देके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम फंक्शन कॉल नॉर्मली करते हैं फंक्शंस में। तो जब जब फंक्शन कॉल हम यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन की बॉडी में वो गया, तो वहां पे उसको दोबारा से उसने कहा फंक्शन की बॉडी में हो गया कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, उसने कहा अगेन फंक्शन को कॉल कर दो, इसलिए वो अगेन कॉल होता जा रहा है और बार बार हो रहा है। कब तक हो रहा है? जब तक वो इस लाइन में ही नहीं आएगा, जब वो एस की लाइन ही उसके पास नहीं ना रहेगी, एस के अलावा इन्हीं कंडीशंस में, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स में ही उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, तो वो एस के पास नहीं आएगा, फिर फंक्शन कॉल नहीं होगा और फिर प्रोग्राम एंड होगा। मैम तो ये क्या वन जो है ठीक रिकर्जन ठीक। टाइम बता रहा है कि कितना टाइम हमारे रिकर्जन हुई? सॉरी मैम, मुझे समझ नहीं आया आपकी क्वेश्चन की। मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज तो आ रही है। जी मैम, ये जो वन है हम जिसको लास्ट में ऐड करके हम जो है अपना आंसर निकाल रहे हैं, तो ये क्या वन हमें ये बता रहा है कि जो कितनी बार फंक्शन कॉल हुआ है या रिकर्जन कितनी बार हुई है? एक्चुअली ये वन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे बेस केस मीट हुई है, क्योंकि बाकी सब में देखें रिकर्जन क्या हो रहा है कि पहले 2 दफा फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये आंसर आया, फिर 4 ये आंसर आए, फिर 4 ये आंसर, बल्कि 5 ये आंसर आए और फिर ये आंसर। बाकी सब आंसर्स दोबारा से फंक्शन को कॉल करवा रहे थे, और वन हमारे पास जहां जहां पे आया है उसका ये मतलब है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे बेस केस मीट हो गई थी और फंक्शन दोबारा कॉल नहीं हुआ। ओके मैम। थैंक यू। बाकी सबको अगर मुकम्मल बहुत 100% समझ नहीं भी आई तो आपको आई थिंक एक आइडिया हो जाना चाहिए। जिस किसी को अभी तक आइडिया नहीं हुआ तो वो फिर बताएं। अच्छा, आप लोगों का अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो फिर हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं। लेमडा भी हमने कल देख लिया था। स्कोप ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, हमें नाम से पता चला कि ग्लोबल मतलब कोई चीज जो हर जगह अवेलेबल है, और लोकल जो चीज कोई किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अवेलेबल है। विजुअल स्टूडियो पे मैं आपको VS कोड पे करके दिखा रही हूँ बिकॉज उधर क्लैब पे मेरे पास बहुत एरर्स आ रहे थे। कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक्स, हमने उसको वेरिएबल को क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग, आपको पता है कि हमने जब जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे तो हम एक वेरिएबल बनाते थे और उसको कहीं से भी एक्सेस कर लेते थे। एक वेरिएबल हमने बना लिया, हम लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में इसको अपेंड कर सकते हैं, हम लोग इसको लूप के अंदर यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। अब एक फंक्शन मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 1, और उसको मैंने कोई वैल्यू दे दी 5, और इसमें मैं कह रही हूँ रिटर्न कर दें x प्लस वाई। अब इसको जब मैंने कॉल करना है 1 फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 2 मैंने वैल्यू जो दी वो तो ये चली जाएगी y के पास, लेकिन फंक्शन को मैंने नहीं बताया हुआ कि x क्या है, पर वो देखेगा प्रोग्राम में हाँ एक वेरिएबल बना हुआ है x, वो उसको एक्सेस कर लेगा। इसको रन करते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है आंसर क्या आएगा? आई थिंक सबको ये एरर लगेगा आएगा। क्या एरर आएगा। 7 आएगा।
क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइन ही नहीं है वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई। 7 आएगा। हमारे पास कोई आंसर नहीं आ रहा, हम लोग इसको अगेन कोलैब पे भी चेक करते हैं कि वहां पे सही वर्क कर रहा है या नहीं। पर 7 ही आना चाहिए बिकॉज ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है, इसको किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं हमने एंटर किया। लेकिन अगर मैं इसको क्रिएट कर दूं फंक्शन के अंदर, अच्छा यहाँ पे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है ना कि फंक्शन के अंदर है तो एक्स की वैल्यू नहीं कर पाएगा, वो कर पाएगा फिर भी। पर अगर मैंने इस तरह से किया हो कि फंक्शन के अंदर ही मैंने वेरिएबल बनाया है लेकिन इसको मैं कॉल कर रही हूँ फंक्शन के बाहर कहीं पे, वेरिएबल तो चाहे अंदर है चाहे बाहर, आई थिंक सो दोनों में दे रहा है आंसर। तो जब आपने बाहर रखा 5x = 5। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं एक मस इशू कर रही हूँ लैब पे, बहुत ज्यादा काम करके हम लोग कुछ बेसिक सिंटेक्स भूल जाते हैं। जब जिस भी आईडीई पे काम कर रहे होते हैं हम लोगों को उसके थोड़े रूल्स भी स्पेसिफाई करने चाहिए, याद रखने चाहिए। तो ये हम किस पे कर रहे हैं, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये है VS कोड, ओके। ये रात 7 जो हम लोग पहले मेरे पास नहीं आ रहा था और मैं हैरान थी कि क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि इधर हमने प्रिंट नहीं लगाया था। और एक्चुअली रूल यही है, जब हमने फंक्शन के अंदर रिटर्न यूज किया है तो इसका मतलब है फंक्शन वो सोल्यूशन को सेव कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा। कोलैब में ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली सोच लेता है कि यहाँ पे जब फंक्शन कॉल करें आप तो उसमें प्रिंट भी होगा, इसलिए वो हम मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैंने प्रिंट भी जरूर यूज करना था। अगर मैंने यहाँ रिटर्न की जगह प्रिंट लिखा होता तो फिर मुझे यहाँ प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि अगर हम x की वैल्यू 5 फंक्शन से बाहर उसको क्रिएट करें तो फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एरर आएगा। नहीं, एरर नहीं आया, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन इसलिए आया है क्योंकि ये वेरिएबल ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है, और ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल वो होता है जो किसी फंक्शन के अंदर, किसी मेथड के अंदर, किसी क्लास के अंदर कन्फाइंड नहीं होता, उसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यही x की वैल्यू अगर यहाँ पे होती, तो यहाँ तक तो हम लोगों को पता है प्रोग्राम ठीक है, अगर अब हम लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल आ गया हमारे पास 7। लेकिन इसको हम लोग फिलहाल इस फंक्शन कॉल को करें अगर कमेंट प्रिंट एक्स पे और प्रिंट x करें, यानी हम चाह रहे हैं कि हमें x की वैल्यू पता चले। अब हमारे पास एरर आना चाहिए, एरर, और वो कह रहे हैं कि नेम x इज नॉट डिफाइंड। नेम, हालांकि हमने x को डिफाइन किया है लेकिन वो x को पढ़ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, और फंक्शन जो जब इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को तो वो फंक्शन के अंदर सिर्फ तब जाता है जब फंक्शन कॉल हो रहा होता है। अगर फंक्शन कॉल नहीं हुआ किसी प्रोग्राम में तो वो उस फंक्शन के अंदर जाके नहीं देखेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये वेरिएबल है लोकल स्कोप का, यानी एक किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर इसका स्कोप है और वहीं पे ये एक्सेसिबल है। लेकिन ये कंप्यूटर की मेमोरी में तो सेव है ना, अगर हम नॉर्मली x = 5 और प्रिंट x लिखते हैं तो तब तो आ जाता है, तो ऐसे क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आ जाता है, क्योंकि यही तो फंक्शन की बात है। मैं आपको बता रही हूँ कि फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी चीज है वो सेफ है, जब तक कि फंक्शन को कॉल नहीं करते प्रोग्राम का उससे कोई लेना देना नहीं। ओके। अगर मैम ये x को ऊपर भी लिख दें और फंक्शन के अंदर भी लिख दें तो फिर कौन सा एक्सेस करेगा? अच्छा, फिर तो जाहिर है जो ग्लोबल स्कोप है उसका वो करेगा। अब 3 इसने एक्सेस किया,
और और अच्छा यहाँ पे एक उसको भी अनकमेंट कर देना, वो प्रिंट फंक्शन 2 वाला। ये फंक्शन वही उस एक्स को कंसीडर करे जो उसको फंक्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर ये फंक्शन के अंदर ना होता तो वो बाकी प्रोग्राम से चेक करता कि कोई ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू मैं यूज कर लूँ। तो 5 + 2 उसने 7 दिया और इस प्रिंट एक्स ने यही वाली वैल्यू शो करवाई। ग्लोबल और लोकल दिया हुआ तो फिर वो लोकल को एक्सेस करता, मतलब नहीं, फंक्शन को तो ये है ना कि फंक्शन मेरे पास जो चीज दी हुई है मुझे उससे मतलब है। हाँ, अगर कोई चीज नहीं दी हुई और उस चीज को कह रहे हैं कि यूज करो तो फिर वो प्रोग्राम में देखेगा अगर ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है तो नहीं। बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका कंसेप्ट सही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ अब यहाँ पे कि अगर ऐसा करें हम इस वेरिएबल को जो कि लोकल स्कोप वेरिएबल है हम इसको ग्लोबल स्कोप भी बना सकते हैं। ग्लोबल स्कोप ऐसे बना सकते हैं कि हम प्रोग्राम को बता दें कि ये फंक्शन ये वेरिएबल है हम फंक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लेकिन हम इसको ग्लोबल बना रहे हैं। अगर कोई प्रोग्राम बाहर से आ रहा है तो भी वो इसको एक्सेस कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। उसके लिए हमें वेरिएबल की वैल्यू देने से पहले बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है। ये करने के बाद जब हम प्रिंट एक्स कर रहे हैं तो फिर से वैल्यू हमें एरर क्यों आ रहा है? अगेन नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, जहां कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए थी। अगेन ओके समझ आ गई। अब उसने एक्सेस कर लिया इसकी वैल्यू 5। बस काम ये है कि प्रोग्राम कॉल होना चाहिए, प्रोग्राम कॉल नहीं होगा तो फंक्शन के अंदर वाली चीजें खुलेंगी ही नहीं, ये बंद डब्बे की तरह ही रहेगा। लेकिन अब बाहर से भी हम लोग एक्सेस करें तो उसने एक्सेस कर दिया क्योंकि उसका स्कोप हमने चेंज करके ग्लोबल कर दिया। इज इट क्लियर? ये छोटा सा कंसेप्ट था सिर्फ इसलिए कि बाद में जब हम एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ें तो आसानी हो हम लोगों को। यस मैम। ओके यहाँ तक अगर कवर हो गया तो हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? अभी तक जो हमने चीजें देखी हैं वो क्लियर हैं सबको? यस मैम। ओके तो अब एक्चुअली जो हमारा सेशन है और जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग यूज ही क्यों करते हैं। क्यों आप लोगों को पता होगा ऊप सिर्फ पाइथन में नहीं होती, C++, जावा सब काफी लैंग्वेजेस में होती है ऊप। हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप यूज ही क्यों करते हैं? सेकंड हम चीज ये करेंगे कि एक स्टेटमेंट दी जाती है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब है? अगर इन दोनों चीजों के बारे में किसी को पहले से आइडिया है वो शेयर करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे भी आइडिया होगा कि आप लोगों के पहले क्या कंसेप्ट्स हैं और किस तरह से हम आगे इसको डिस्कस करें। मैम एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कहलाता है, जिस तरह C++ का एग्जांपल मैं देता हूँ। उसमें नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और अगर हमने एक प्रोग्राम लिख दिया तो उसमें फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिख दिया, दूसरा फंक्शन लिख दिया, तीसरा फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और इस तरह फंक्शन लिखते लिखते हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा बन जाता है और उसमें कम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है और उसकी जो मतलब प्रोग्रामिंग जो टाइम होता है ना सॉफ्टवेयर का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती है और फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन डिफाइन किया गया या एक क्लास डिफाइन किया गया तो बस उसको हम सिर्फ कॉल करते हैं, बार बार इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें फिर इनहेरिटेंस आ जाती है, मतलब ये है कि जो क्लासेस और मेंबर फंक्शंस और फंक्शंस हमने बनाए हुए तो उसकी एक इनहेरिटेंस भी
हमारे पास आ जाती हैं। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, बाकी अगर किसी को है तो वो एक्सप्लेन कर सकता है। थैंक यू सो मच सरफात। कोई और कुछ ऐड करना चाहता हो? मैम जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इनका हमारे पास मेन जो मकसद होता है ये होता है कि हमारे पास जो कोड की कम्प्लेक्सिटी होती है ना, उसको कम करने के लिए यूज होती है। जिस तरह वो अभी बता रहे थे सर कि हमारे पास जो मेन कंसेप्ट होता है ना, इसमें इनहेरिटेंस का होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक पेरेंट क्लास बनाई है, उसके अंदर हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, क्योंकि हमने अगर एक सेकंड फंक्शन बनाया या एक सेकंड क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर भी वही 5 यूज होंगे। उसकी हम क्या करते हैं, फिर जो फर्स्ट क्लास हमने बनाई हुई है उसी के वेरिएबल को हम सेकंड क्लास के अंदर भी यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे कोड की जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है। और ऑब्जेक्ट और क्लासेस में ये होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट एक क्लासेस होती हैं वो एक ब्लू प्रिंट होती है हमारे पास, जो कि हम ऐसे कोड के तौर पे एज ए राइट करके रख लेते हैं। जब भी हमारा कोई फंक्शन है हमने कॉल करना है उसके अंदर, तो हमने 3 बार कॉल करना है, 4 बार कॉल करना है, तो हम इसलिए उसी से कॉल कर सकते हैं और हमें बार बार वो चीज़ें डिफाइन करने की दोबारा जरूरत नहीं होती। तो इसके हमें एक ब्लू प्रिंट बना के उसके अंदर हम सेव कर लेते हैं क्लासेस के अंदर। जब भी हमें यूज़ करना हो तो हमें सिंपली कॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर शहबाज, आप दोनों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उनके लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे आप लोग हर चीज को उनके नाम से उसका मतलब ढूंढने की कोशिश किया करें। क्लास मीन्स एक क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। क्लास हमेशा क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स ही होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स वो इंडिविजुअल थिंग्स हैं जो उस क्लास में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये सेशन है, कहने कि ये सेशन एक क्लास है, ऊप की क्लास है, और इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स तो हम बना के उनके साथ सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अब हर क्लास की अपनी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमारी सेशन है, इसकी अगर हम इसको एक क्लास कंसिडर करें अपने सेशन को, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करते हैं, हम पाइथन पे काम करते हैं, और इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। फिलहाल 18 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं इस क्लास में। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी प्रॉपर्टीज उनके अंदर भी होंगे जो क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, यानी तमाम पार्टिसिपेंट्स पाइथन डिस्कस कर रहे हैं, पाइथन पे काम कर रहे हैं, ऊप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टिसिपेंट की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ उसके फंक्शंस भी हैं। जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो को होस्ट हैं, कुछ होस्ट हैं, इसमें ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। फंक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि कोई एक अगर प्रेजेंट कर रहा है तो ये उसका फंक्शन है कि वो प्रेजेंट कर रहा है। होस्ट का फंक्शन है कि वो मीटिंग लाइव करता है, सेशन एंड करता है, ये होस्ट का फंक्शन है। यानी कि हर ऑब्जेक्ट का अपनी अपनी भी चीजें प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, और क्लास की भी होती हैं जो सब ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट कलेक्टिवली गेन करते हैं। ये एक सिंपल टेक्निकल सी चीज थी कि हम लोग इसमें एक्चुअली करते क्या है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ऊप की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आप लोग कंसिडर करें कि आप प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी एक शॉप के लिए, मे बी वो कोई क्लॉथेस की शॉप है, कोई ब्रांड है क्लॉथेस का, और उसका आपने हर आइटम पे प्रॉफिट उसके लिए प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि हर आइटम का पता हो उनको, और हर आइटम पे कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उनकी कॉस्ट कितनी लग रही है, ऐसा कोई सिस्टम बनाए। तो उसके लिए अगर आपने ऊप नहीं देखी और आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पे ही करना चाहते हैं, रिलाई करना चाहते हैं, तो आपको हर चीज का अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मेंस वेयर का अलग वेरिएबल, वुमेन्स क्लॉथेस का अलग, किड वेयर्स का अलग। अब उस मेंस वेयर में भी आपको सूट्स का अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कुर्ताज अलग, और जो जो भी होती हैं चीजें वुमेन की क्लॉथिंग्स में आपको फिर और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। हर चीज की आपने अलग अलग बना ली वेरिएबल। अब अब इस तरह तो फिर ढेरों ढेर वेरिएबल्स बन जाएंगे ना, लाइक कोई सैकड़ों वेरिएबल्स अगर बड़ा ब्रांड है तो।
और फिर हर उस वेरिएबल में यानी कि हर एक आइटम पे उसमें कितनी मौजूद हैं चीज़ें, जैसे कि वुमेन क्लॉथिंग में फ्रॉक्स हैं तो कितने आइटम्स इस वक्त मौजूद हैं शॉप में, उन पे कॉस्ट कितनी लगी शॉप की या ब्रांड की, और उनसे उनकी सेल्स कितनी हुई, उनका प्रॉफिट कितना आया। हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग डाटा स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप लोग अंदाजा करें, उसको इमेजिन करें, तो ये तो बड़ा एक मैस सा बन चुका है और इम्प्रैक्टिकल है। जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ही ये इम्प्रैक्टिकल होगा। ये सब कुछ है इस तरह से करना और ऑर्गेनाइज करना और अच्छे से लेके चलना। कितना अच्छा होता अगर हम इस तरह से करते कि डिफरेंट क्लासेस बना लेते, वुमेन की क्लॉथिंग की एक क्लास, मेन क्लॉथिंग की एक क्लास, किड्स वेयर की एक क्लास, 3 क्लासेस हमारे पास हो गई। अब उसके अंदर हम मे बी सब क्लासेस बना लें कि वुमेन्स वेयर में हमारे पास फ्रॉक्स हैं, ड्रेसेस हैं, कुर्तास हैं, पैंट शर्ट्स और भी जो जो कुछ होता है वो उनकी सब क्लासेस हैं। अब उनमें जितने आइटम्स हैं, क्योंकि हर चीज़ की आगे से कई टाइप्स होती हैं, अब उनमें से किसी के कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे है हमारे पास और हम चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के साथ और आसानी के साथ कर रहे हैं। हमें रिपीटेटिव टास्क नहीं करना पड़ रहा, बार बार वेरिएबल बनाओ जैसे बाकी की प्रॉफिट हमने किया चेक, हर आइटम का प्रॉफिट चेक करो, ऐसा नहीं करना पड़ा। इसलिए अपनी आसानी के लिए हम लोग ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब पाइथन एक प्राइमरीली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये OOP को सपोर्ट करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है किसी ना किसी क्लास का। पाइथन डेवलपर्स ने जब ये डेवलप की लैंग्वेज तो उन्होंने क्लासेस बना के हर चीज को उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस बना दिया। अब अगर आगे मैं इंस्टेंस वर्ड यूज करूं तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट ही है, किसी क्लास का इंस्टेंस यानी क्लास का ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि हम लोग वेरिएबल्स लिखा करते थे और उसके बाद हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता था टाइप, जिससे हमें पता चलता था कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर किया गया है। और हम कहते थे कि हमें पाइथन को बताना नहीं पड़ता कि ये डाटा क्या है, ये उसको पता होता है डाटा टाइप। लेकिन वो डाटा जब हम टाइप फंक्शन यूज करते थे तो वो हमें आंसर किस तरह से देता था? वो इस तरह से आंसर देता था, ये क्रोकोडाइल साइंस और क्लास इन के ये जो भी चीज हमने बनाई है ये कोई ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है या ये बिलोंग करती है क्लास इंट से। क्लास इंट क्या ऑलरेडी बताया है डेवलपर्स ने, पाइथन डेवलपर्स ने बता दिया लैंग्वेज को कि ये एक क्लास इंटीजर्स की क्लास है, इसमें इस तरह के आइटम्स होते हैं। तो ये जो वेरिएबल है इसमें जो डाटा स्टोर है वो उस क्लास इंट से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर हम लोग इसको लिस्ट बना दें तो वो हमें बताता है कि ये क्लास लिस्ट से, तो वो ये नहीं कहता कि इट इज अ लिस्ट, वो कहता है कि इट बिलोंग्स टू क्लास लिस्ट। यानी हर चीज को ऑलरेडी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। OOP की मदद से हम लोग जब अपनी क्लासेस बनाते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी का डाटा टाइप बना रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। ये तो आई थिंक सो क्लियर हो जाना चाहिए कि OOP एक्चुअली हम यूज क्यों करते हैं। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का क्या कंसेप्ट है, हम यहाँ से थ्योरेटिकली थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि हर चीज इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके कुछ मेथड्स होती हैं। पाइथन में हर डाटा टाइप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है that has been instantiated earlier by some class. Instantiated earlier, instantiated means इसका instance बनाया गया है and instance is the object. If we want to create a data type of our own, we'll make a class of it and we'll define its attribute. अब कुछ टर्म्स हैं वो आप लोग याद कर लें या अपने माइंड में देख लें। हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा हम लोग यूज कर रहे होंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होगा प्रॉपर्टीज, जैसे किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं, एनिमल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि दे वॉक और दे स्विम और दे फ्लाई। मैमल्स की प्रॉपर्टीज होंगी मोस्टली कि दे वॉक। इसके बाद हमने लिखा मेथड्स। मेथड्स का मतलब है फंक्शंस।
जिन चीज़ों को हम लोग नॉर्मली फंक्शंस कहते हैं, जो अभी हम लोग पूरे हफ्ते से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब वही फंक्शंस एक क्लास के अंदर बनाते हैं तो वो मेथड बन जाता है, फिर हम उसको टेक्निकली मेथड कहते हैं। ये 3 चीज़ें आप लोग देख लें कि बाद में आपको ऐसा ना हो कि इसका हम लोग बार-बार इसको यूज़ कर रहे होंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े। सिंटेक्स क्या है इसका? सिंटेक्स ये है कि हमने क्लास कीवर्ड यूज़ किया। फंक्शन क्रिएट करने से पहले हम डेफ कीवर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे हमने यूज़ किया क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम, और ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। पैरामीटर सॉरी कॉलन, और कॉलन के बाद अगेन हमने इंडेंटेशन के बाद क्लास की बॉडी में आना है। क्लास पर्सन, जब ये सिंटेक्स हमने लिखा, इसका मतलब है कि एक क्लास क्रिएट हुई है जिसका नाम है पर्सन। अब इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी या एक एट्रीब्यूट लिखा जिसको हमने नाम दिया नेम। हमने बता दिया इस क्लास पर्सन के अंदर इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसका नेम इज इक्वल टू अली, इसका नेम अली है। ये हमने अंदर कर दिया। इसके अंदर हम लोग मेथड्स भी बना सकते थे, यानी फंक्शंस, हम कुछ भी कर सकते थे। हमने फिलहाल सिर्फ मैंने एक इसको प्रॉपर्टी दी है क्लास को, और अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ समझाने के लिए। अब हमने जब इस क्लास की इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, यानी फाइंड करना है कि एक्चुअली ये जो क्लास है इसके अंदर नेम क्या चीज है, तो हम ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं इसको एक्सेस कर सकते। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनने के लिए हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है पहले। सिंटेक्स ये है कि ऑब्जेक्ट का नाम, इस केस में मैंने नाम लिखा है P1 इक्वल्स टू जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हमने वो क्लास लिखनी है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। इसका मतलब P1 इक्वल्स टू पर्सन, पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि पर्सन क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है जिसका नाम है P1। अब हम जब कह रहे हैं P1 डॉट नेम, तो हम एक्चुअली ये जो नेम है जो हमने क्लास को दिया है, ये डायरेक्टली चला गया P1 के पास, क्योंकि इस क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो उस ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टीज होंगी। जब हम कहते हैं कि एनिमल्स ईट, तो इसका मतलब है कॉज भी खाते हैं, हिरन है तो वो भी खाता है, शेर है तो वो भी खाता है, क्योंकि क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो उसके तमाम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है। जब हम लोग लिखेंगे P1 डॉट नेम, तो नेम अली दे देगा हम लोगों को। इसी तरह अगर इसके अंदर कोई फंक्शन भी होता यानी मेथड होता तो उसको भी हम ऐसे ही एक्सेस करते। ये था सिंपल इसका सिंटेक्स की क्लासेस किस तरह से बनती हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? यस। ओके। मैम मतलब जब हमें प्रिंट से पहले ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी है, इससे पहले ऑब्जेक्ट बनाओ फिर प्रिंट करना। ये वाला प्रिंट एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ, ये बताना चाह रही थी कि अगर हम इसको करते कमेंट और P1 तो नहीं होगा, सिर्फ हम नेम करना चाहें तो हमें एरर दे रहा है कि नेम तो डिफाइंड ही नहीं है। अगेन वो स्कोप वाली बात आ जाती है, और ये कि ये जो नेम है क्लास के अंदर डिफाइंड है, तो उसके लिए हम लोगों को इसको किसी चीज से एक्सेस करना पड़ेगा, और किस से एक्सेस करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट से ही। और ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने का ये है कि ऑब्जेक्ट का नेम और साथ डॉट। लेकिन जब तक ऑब्जेक्ट नहीं डिफाइन होगा तो ऑफ कोर्स ये भी हमें एरर देगा कि ये P1 क्या है, मुझे तो नहीं पता P1 क्या है, फिर हमें बताना पड़ेगा कि P1 ऑब्जेक्ट है। तो जी बिल्कुल, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर इसको नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, फंक्शन वो जो हम क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं, और वो फंक्शन क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की नेम, और वो रिलेटेड थी ऑब्जेक्ट से जो हमने बाद में क्रिएट किया P1, तो फंक्शन भी रिलेटेड होगा ऑब्जेक्ट से, और वो फंक्शन जो क्लास के अंदर है वो मेथड कहलाता है। इसका अब कोई अलग सिंटेक्स नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग लिखा करते हैं क्लास सम डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स, और ये सब कुछ प्रिंट कर दिया। और ओके ओके, टाइम हमारे पास नहीं है, ये हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। क्लास मैथ ऑब्जेक्ट मेथड्स हम लोग कर देखेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन किसी का या कोई कमेंट?
अच्छा, आप लोग मुझे आइडिया दें कि जिस तरह मैंने वो एक प्रोग्राम दिया था, प्रॉब्लम दी थी सॉल्व करने को फिबोनाची सीक्वेंस वाली, इस तरह की क्या कोई और प्रॉब्लम दूं या ना दूं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों ने अटेम्प्ट की थी उसको सॉल्व करने की। मैम दे दिए करें लास्ट पे एक आध क्वेश्चन, क्योंकि उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। यस मैम, दीजिएगा जरूर। ओके, फिर फंक्शंस के टॉपिक पे ही कुछ दे देंगे, क्योंकि अभी क्लासेस ऑब्जेक्ट तो हमने स्टार्ट की हैं। मैम स्लैक में ना क्लास के बाद डेली एक क्वेश्चन शेयर कर दें। ओके सर, हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।